बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम क्लास 9 बायोलॉजी न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। देखो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखोगे न्यू सिलेबस में, तो जो हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बायोलॉजिकल मेथड है ना, तो हमारे पास जो 7 स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, ये अगर आप ओल्ड सिलेबस देखोगे तो सेकंड चैप्टर में है। जो न्यू सिलेबस आया है तो ये किस चैप्टर में शामिल है? फर्स्ट चैप्टर में शामिल। न्यू सिलेबस में हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मेथड है और इसके 7 स्टेप है। ये हमारे पास किस चैप्टर में शामिल है? फर्स्ट चैप्टर में शामिल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर 1 है ना, हमने उसका लेक्चर 2 आज पढ़ने जा रहे हैं न्यू सिलेबस का। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल साइंस। देखो हमारे पास क्या है, उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। देखो बायोलॉजी नेचुरल साइंस का हिस्सा किस तरह है, उसी तरह बायोलॉजी क्या है, लाइफ साइंस का हिस्सा किस तरह है। सबसे पहले अपने पढ़ना है ना कि नेचुरल साइंस है क्या। नेचुरल साइंस हमारे पास सिंपल नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना, इसका नेचुरल साइंस। देखो नेचुरल दुनिया के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? नेचुरल साइंस। इसमें दो तरह की चीजें पाई जाती है, मतलब क्या है, लिविंग भी। एल का मतलब क्या है? लिविंग। एन का मतलब क्या है? नॉन लिविंग। तो आसान भाषा में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या चीजों, लिविंग चीजों के बारे में और नॉन लिविंग चीजों के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे? नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस एक किस्म का वाइड फील्ड है जिसमें हम लिविंग चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं, नॉन लिविंग चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जबकि हमारे पास क्या है? नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस के हमारे पास मेन ब्रांचेज है क्या? नेचुरल साइंस का मेन ब्रांच क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है। तो ये आपको पता भी है। अब हमारे पास फिजिक्स देखो, मैंने आपको मैटर और एनर्जी के म्यूचुअल रिलेशनशिप को, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन मैटर के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में जमीन के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में स्टार के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में लिविंग जिंदगी चीज मतलब जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल साइंस के मेन ब्रांचेज है। तो अगर आप नेचुरल साइंस में देखो तो उसमें बायोलॉजी आ रहा है या नहीं? देखो, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइंस के अगर आप मेन ब्रांचेस देखोगे तो उन मेन ब्रांचेस में बायोलॉजी भी क्या है, शामिल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का हिस्सा है। तो आपने याद रखना। अब देखो हम कहेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी नेचुरल साइंस का हिस्सा क्यों है, तो बहुत ही सिंपल। देखो क्योंकि लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ते हैं या नहीं? देखो बायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं या नहीं? तो देखो नेचुरल साइंस क्या है, ऐसा साइंस है जिसमें हम जिंदा चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं, नॉन लिविंग के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी वजह से जो बायोलॉजी है वो हमारे पास नेचुरल साइंस का भी क्या है, हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं? लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मगर नेचुरल साइंस ऐसा शाखा है, मतलब ऐसा हमारे पास क्या है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में पढ़ते हैं। मगर बायोलॉजी में हम सिर्फ किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? लिविंग। तो देखो बायोलॉजी में हम लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो लिविंग चीजों के बारे में बायोलॉजी में हम भी पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का भी हिस्सा है। बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का भी हिस्सा है। नेचुरल साइंस में भी हम लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं प्लस नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। मगर बायोलॉजी में हम सिर्फ किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बायोलॉजी किसका हिस्सा बना? नेचुरल साइंस का भी हिस्सा बना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है यानी नेचुरल प्रोसेस है। ये देखो बोथ हमारे पास क्या है, बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस में भी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में भी इसको हम स्टडी करते हैं, नेचुरल साइंस में भी हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल फोटोसिंथेसिस देखो, प्लांट जो अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में। एनपी का मतलब क्या? ये किस्म का नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पर हुआ है। जब लाइट की रोशनी आ जाएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखो ये हम बोथ में, बायोलॉजी में भी ये पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में भी हम क्या है, पढ़ते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का हिस्सा है। अब आते हैं बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ साइंस। तो बायोलॉजी क्या है, लाइफ साइंस का भी हिस्सा है। अब आपको क्या लाइफ साइंस क्या? लाइफ साइंस बहुत ही सिंपल। लाइफ साइंस हमारे पास क्या है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और प्लस फैक्टर, लिविंग जानदारों पर कौन से फैक्टर मुनसर होते हैं। सिंपल, लाइफ देखो जिंदगी है यानी। तो लाइफ साइंस में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कौन से फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या है, असरअंदाज होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो लाइफ साइंस में हम सिर्फ लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो एग्जांपल इसका क्या है। अब देखो ह्यूमन इम्यून सिस्टम, देखो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत है, हमारे बॉडी की आर्मी है। कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है या नहीं? बैक्टीरिया वायरस, तो हमारी बॉडी में इंफेक्शन काज करता है। तो ये बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को कौन किल करते हैं? हमारा इम्यून सिस्टम किल करता है। कौन किल करता है? हमारा इम्यून सिस्टम किल करता है। देखो
ह्यूमन सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, देखो अगर आपने इंसान की ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना, तो इंसान की ह्यूमन सिस्टम के बारे में आप देखो, आपको साइटोलॉजी की भी जरूरत होगी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, सेल के बारे में पढ़ना। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है, छोटे जानदारों के बारे में पढ़ना। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जीन्स के बारे में पढ़ना। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, उस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो याद रखना, ह्यूमन सिस्टम के बारे में अगर पढ़ोगे, ये सिंपल एक एग्जांपल है कि ह्यूमन सिस्टम को अगर आप पढ़ोगे ना, तो इसको आप तमाम, ये जो हमारे पास तमाम ब्रांचेस की जरूरत होगी, साइटोलॉजी की जरूरत होगी। जिस तरह अगर मैं कहूँ WBC हमारा व्हाइट ब्लड सेल है। अब साइटोलॉजी में क्या है, हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी सेल हो सकता है। आप WBC के बारे में पढ़ोगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या है, आसान अल्फाज में पैथोजन के बारे में क्या है, पैथोजन के इंसान की बॉडी में पैथोजन आए हैं, यानी जेनेटिक्स में क्या है, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस जीन्स को इसने म्यूटेंट किया है, इसमें खराबी लाई। फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, उस सेल की स्ट्रक्चर और उस सेल की फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारे पास बायोलॉजी है वो लाइफ साइंस का भी हिस्सा है। बायोलॉजी लाइफ साइंस का क्यों हिस्सा है, क्योंकि लाइफ साइंस में हम सिर्फ लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं और कौन सी फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असर होते हैं। बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का भी हिस्सा है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी नेचुरल साइंस में, देखो बायोलॉजी में हम लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लिविंग यहाँ पर आ गया नेचुरल साइंस में। तो बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस और लाइफ साइंस दोनों का क्या है, हिस्सा है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल से भी क्लियर कराया। अब देखो, साइंस इज कोलिब्रेटिव फील्ड। अब साइंस हमारे पास क्या है, कोलिब्रेटिव फील्ड। कोलिब्रेटिव फील्ड का मतलब क्या है, अगर आपने साइंस के बारे में पढ़ना है, देखो साइंस के बारे में आप अकेले आइसोलेट होकर नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या है, देखो एक बंदा है ना क्लास के अंदर, उसको एक प्रोजेक्ट मिला कि इस पर आपने वर्क करना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, बाद में जो नॉलेज हासिल होगा उसका क्या नाम दोगे, साइंस का नाम दोगे। तो साइंस में देखो, आपने इस तरह नहीं करना है कि साइंस आइसोलेट होकर, एक बंदा साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। साइंस में आपको क्या है, को वर्कर, कोलिब्रेटिव ग्रुप स्टडी आपकी जरूरत होगी। तो सारे रिसर्चर, देखो साइंस के बारे में जो कोई पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एक बंदा क्या है, साइंस हमारे पास क्या है, कोलिब्रेटिव। कोलिब्रेटिव का मतलब क्या है, साइंस में बहुत सारे लोग मिलकर फिर कोई हमारे पास रिजल्ट निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके फिर रिजल्ट निकालता है। तो आपने याद रखना है, साइंस हमारे पास अकेला क्या है, देखो डज नॉट अलोन वर्क। साइंस क्या है, अकेला वर्क नहीं करता। साइंस में आपको क्या है, डिफरेंट रिसर्चर की जरूरत होगी। आपको क्या है, बहुत सारे लोगों की डेटा को कलेक्ट करना होता है, फील्ड वर्क की जरूरत होगी, बहुत सारे फील्ड वर्क करेंगे, फिर उस बहुत सारे लोग आइडियाज शेयर करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाद में हम उससे एक नतीजा निकालेंगे। तो साइंस एक बंदे का काम नहीं कि अगर मैं ये कप उठा लूं, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट अकेला कर रहा हूं। नो, मेरा एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकता है, इस पर आपने भी करना है, सलाह ने भी करना है, आप सब ने करना है। जब आप सब करोगे, आपका आइडिया अलग, मेरा आइडिया, उसका आइडिया, देखो फिर जब आइडिया दोगे, रिसर्च करोगे सारे, फिर बाद में इससे हम क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इससे रिजल्ट निकाल देंगे। तो इसी वजह से साइंस अलोन वर्क नहीं करता। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में एग्जांपल देता हूं। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए। देखो जिस तरह अब बायोटेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमान मतलब सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंसानों के लिए काम आते हैं। देखो किस तरह, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को देखना है तो आपको केमिस्ट की भी जरूरत होगी, बायोलॉजिस्ट की भी जरूरत होगी, इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी, जेनेटिक की भी जरूरत होगी। टुगेदर ये सारे इकट्ठे होकर वर्क करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी देखो, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि साइंस देखो अकेला वर्क नहीं कर सकते। अगर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है ना, उसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने हैं ना इंसान की फलाह बहबूद के लिए, तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को यूज करना, उसमें हमारे पास केमिस्ट की भी जरूरत होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे वहां पर, इंजीनियर की जरूरत होगी, मुख्तलिफ सेटअप वहां पर होगा, बिजली का सिस्टम होगा। उसी तरह जेनेटिक की जरूरत होगी, जीन्स को वहां पर इम्प्लांट करना होगा, किस सेल को किस जीन में इम्प्लांट करना होगा, बायोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। तो सारे इकट्ठे होकर फिर क्या होगा, इस पर काम हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, इंसान फलाह बहबूद के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो साइंस अकेला वर्क नहीं कर सकता। अब स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। अब सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप क्या है, बहुत ही सिंपल। देखो बायोलॉजिकल मेथड है क्या, आपने सबसे पहले समझना है व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास सिंपल क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, क्या करते हैं, यूज करते हैं टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आसान अल्फाज में लिविंग जानदारों में, देखो पिछले जमाने में अगर आपने सोचा होगा, पिछले जमानों में इंसानों को क्या होता, मलेरिया, मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, कोई इलाज नहीं था। तो देखो फिर साइंटिस्ट क्या हो गए कि उन लोगों के इलाज को ढूंढने के लिए बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, एक ऐसा तरीका है
साइंटिफिक तरीका है जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इंसानों के अंदर, लिविंग जानदार के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह मलेरिया, उसका पहले इलाज नहीं था, अब इलाज हो गया। तो देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिकल मेथड को यूज किया। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, साइंटिस्ट खुद इकट्ठे वर्क करते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते हैं, मतलब मुख्तलिफ स्टेप यूज करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को सोल्व करने के लिए, लिविंग जानदार में इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेस से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिविंग जानदार में। अब देखो इसके 7 स्टेप है। सबसे पहले देखो, अगर आपने बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करना है तो इसके 7 स्टेप है। सबसे पहले देखो, हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कोई भी मसला आ गया, बायोलॉजिकल मसला आ गया इंसानों के अंदर, देखो मलेरिया इंसानों का एक प्रॉब्लम था ना, बाद में हल हो गया। इसको किस तरह हल किया, सबसे पहले साइंटिस्ट ने 7 स्टेप को अप्लाई किया। इन 7 स्टेप में सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, आपने उस प्रॉब्लम को क्या है, जानने की जरूरत होगी, टू नो। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, टू नो। आपने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना है कि दरअसल में ये प्रॉब्लम है क्या, इंसानों के अंदर आपने उस प्रॉब्लम के बारे में जाना है कि ये प्रॉब्लम है। तो जब आप रिकॉग्निशन करोगे, बाद में आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, 5 हिस्से, क्या है, अपने 5 सेंस यूज करोगे, या तो सुनोगे, या तो टेस्ट करोगे, या तो स्मेल करोगे, इसी तरह या देखोगे, या तो टच से उसको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो 5 सेंसेस से आप किसी भी चीज को फिर क्या करोगे, उस मसले को ऑब्जर्व करोगे। तो यहां पर मैंने लिखा भी है, नोटिस अ प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जरिए फिर आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को नोटिस करोगे कि कौन सा प्रॉब्लम है। अब ऑब्जर्वेशन में 2 तरह कह सकते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, उसका क्या है, क्वालिटी को ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व करना, क्वालिटी, किसी भी प्रॉब्लम की क्वालिटी को ऑब्जर्व करना। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल लिखा है, लीव्स हैव ब्राउन स्पॉट, मतलब क्या है, एक पत्ते है ना, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने कहा, मतलब क्या है, प्लांट के पत्ते हैं जिस पर छोटे छोटे क्या है, स्पॉट्स है। तो हम देखो उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करें कि लीव की जो पत्ता है ना दरख्तों पर है, मतलब क्या है, प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के पत्ते हो गए, तो वहां पर क्या है, हमारे पास ब्राउन स्पॉट आ गए, तो पत्ते की क्वालिटी खराब हो गई, क्वालिटी। अब देखो क्वांटिटेटिव हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, वहां पर क्वांटिटी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिटी को यूज करते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या है, देखो 30 आउट ऑफ 100 प्लांट्स आर इफेक्टेड। अगर आप इस तरह कहोगे, एक बंदा चला गया, साइंटिस्ट चला गया, उसने पत्तों को देखा कि पत्तों के मतलब प्लांट के पत्तों पर छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए, ब्राउन स्पॉट आ गए, उसमें सुराख हो गए। मगर देखो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 10 दरख्तों में से या 100 दरख्तों में से 30 ऐसे दरख्त जिसके पत्ते पर क्या गए, छोटे छोटे स्पॉट आ गए। तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी है, यानी 30 में से मतलब टोटल 100 में से कितने इफेक्टेड थे, 30। तो अगर आप क्वांटिटी लिहाज से देखोगे, किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो उसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अगर क्वालिटी के लिहाज से देखोगे तो उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन हो गया। जब ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अपने 5 सेंसेस से आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करोगे, या तो क्वालिटेटिव तरह या तो क्वांटिटेटिव तरह। फिर उसके बाद क्या होगी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एक ख्याली फर्जी आइडिया। देखो आप जब कोई भी टीचर आपसे पूछता है ना, ख्याली आइडिया आप देते हो यानी फर्जी आइडिया आप देते हो, यानी अब देखो जब आपसे कोई आइडिया पूछता है ना, फर्जी आइडिया, जब फर्जी आइडिया देता है कि आप इस चीज के बारे में आइडिया दो, आप कहते हो मेरा अंदाजा ये, अंदाजा, थ्योरी। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस में क्या है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों से। अगर मैं आपसे कहूँ देखो मेरे पास एक मसला है बंदे के अंदर है, तो मैं आप सबकी राय दूंगा, ये अलग राय देगा, वो अलग राय देगा, सब अलग अलग राय देगा। तो सबकी राय में कलेक्ट करूंगा, फिर उनमें से मैं रिसर्च करूंगा, जिसका राय अच्छा होगा तो फिर हम मजीद करेंगे। अगर सबकी राय गलत होगी तो वापस हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। देखो हाइपोथेसिस से आप क्या है, पीछे की तरफ भी आ सकते हो। क्यों, अगर हाइपोथेसिस गलत हो गया, हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत, हमारी सारी आइडिया गलत होगी, तो वापस हम क्या करेंगे, फिर से मसले को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हाइपोथेसिस सही हो गया तो फिर हम मजीद स्टेप को आगे जारी रखेंगे। देखो हाइपोथेसिस के बाद क्या है, प्रिडिक्शन होगा या डिटेक्शन। हाइपोथेसिस के बाद क्या है, प्रिडिक्शन या डिटेक्शन। देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एजुकेटेड गेस, एक टेंटेटिव आइडिया देना, एक खास आइडिया देना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप कहते हो कि ये जो प्रॉब्लम, साइंटिस्ट एक दूसरे को आइडिया देते हैं, एक साइंटिस्ट कहता है कि ये जो प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो सकता है, इस इंसान में ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो एक आइडिया दे रहे हैं, सारे अपने आइडिया शेयर करते हैं। फिर अगर आइडिया सही हो गया तो हम क्या करते हैं, क्या है, आगे स्टेप करते हैं। अगर हाइपोथेसिस सब कारण हो गया लेट्स सपोज, तो फिर हम क्या करते हैं, वापस रिकॉग्निशन की तरफ आते हैं। तो प्रिडिक्शन और डिडक्शन, प्रिडिक्शन और डिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इफ एंड देन। क्या यूज करते हैं, इफ एंड देन। देखो प्रिडिक्शन या डिडक्शन में हम 2 फ्रेज यूज करते हैं, इफ या देन। डिडक्शन में हम क्या करते हैं, जिस तरह देखो अगर आप कहोगे मलेरिया, आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, मलेरिया क्या है, अगर मलेरिया हम इस तरह करते हैं, इफ मलेरिया, इफ मलेरिया इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम,
अगर मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो देन हम क्या करेंगे, फिर हम आगे फ्रेज क्या लिखेंगे, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखो आप, मैं सिर्फ समझाने का मतलब क्या है, देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा फ्रेज यूज कर रहे हैं, देन यूज कर रहे हैं। देखो आगे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया को पढ़ेंगे कि किस तरह ये मलेरिया का मसला हल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, प्रिडिक्शन और डिडक्शन में अक्सर हम क्यों जाते हैं, हम इफ और देन का फ्रेज यूज करते हैं। हम किस तरह, देखो अगर मलेरिया किसका वजह है, प्लाज्मोडियम का वजह है, देन तमाम मलेरियल के पेशेंट में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। देखो इफ और देन यूज करते हैं। इफ का मतलब क्या है, अगर देखो इफ और देन, देखो फ्रेज यूज कर रहे हैं, यानी प्रिडिक्शन और डिडक्शन में आप दो फ्रेज यूज करोगे। अगर इफ फ्रेज, देखो अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो तमाम मलेरियल पेशेंट में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। देखो इफ और देन का फ्रेज हम डिडक्शन और प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। इसके बाद डिडक्शन और प्रिडिक्शन के बाद हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट होगा। हम क्या करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट दो तरह से करेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन। देखो मेरे पास 100 बंदे हैं, देखो 100 बंदे हैं, जिसको मैं क्या है, कंट्रोल ग्रुप का नाम दे रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी क्या है, 100 बंदे। अब देखो नॉर्मल ग्रुप हमारे पास क्या है, जो कंडीशन नॉर्मल है, इसको मैं भी कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर अलाउ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसे मच्छर अलाउ करता हूँ कि क्या मच्छरों के मुंह में प्लाज्मोडियम मौजूद है, यानी उसकी वजह से प्लाज्मोडियम होता है, यानी तो फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप, देखो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब क्या है, जो साइंटिस्ट क्या मुख्तलिफ जानदार यूज करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। फिर बाद में क्या है, कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या है, हम कंट्रोल ग्रुप से ऐसे नॉर्मल कंडीशन होते हैं, उसमें कोई भी हम चीजें अप्लाई नहीं करते। जिस तरह मैं आसान अल्फाज में देता हूँ, देखो कंट्रोल ग्रुप मेरे पास क्या है, 100 प्लांट इस तरफ है, 100 प्लांट इस तरफ है, और 100 प्लांट हमारे पास क्या है, इस तरफ है। अब देखो जो कंट्रोल ग्रुप है ना, कंट्रोल ग्रुप में हमने लाइट को अप्लाई नहीं किया, देखो लाइट हमने अप्लाई नहीं किया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या कर दिया, प्लांट पौधों को क्या अप्लाई किया, लाइट दे दिया। अब जब बाद में हमने कंपेयर किया, देखो कंट्रोल ग्रुप में हम कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन रखते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फैक्टर अलाउ करते। तो हमने जब क्या किया, लाइट को क्या किया, अलाउ किया। ये हमारे पास क्या है, लाइट। जब हमने क्या किया, लाइट को अलाउ किया यहाँ पर, तो जो 100 प्लांट्स के बाद में जब हमने कंपेयर किया, कंट्रोल ग्रुप में हमने लाइट को अप्लाई नहीं किया था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने लाइट को अलाउ किया था। बाद में जब हमें पता चला, जब हमने कंट्रोल ग्रुप को लाइट अप्लाई नहीं किया था, तो इस ये वाले जो प्लांट थे, इसने हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया था, फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हुई थी। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसमें हमने लाइट को अप्लाई किया था, तो यहाँ पर जो तमाम पौधे थे, उसने क्या बनाया था, कार्बोहाइड्रेट बनाया था। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्या है, फैक्टर अलाउ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है, उसमें हम तमाम नॉर्मल कंडीशन रखते हैं, कोई भी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हम अप्लाई नहीं करते। तो इसका मतलब सिंपल इस तरह समझना है, नॉर्मल और कंट्रोल ग्रुप क्या है। देखो नॉर्मल ग्रुप ऐसा है जो हमारे पास क्या है, या कंट्रोल ग्रुप ऐसा है जिसमें हम कोई भी ऐसे बंदे लेते हैं या ऐसी चीजें लेते हैं जिस पर कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इस पर क्या असर होगा, इसकी वजह से क्या असर होगा, फिर नॉर्मल ग्रुप से कंपेयर करते हैं। अब इसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास क्या होगी, एनालिसिस होगी। एनालिसिस का मतलब क्या है, हमने उसको क्या करना होगा, चेकअप करना होगा, उसकी चेक करना होगी, मतलब चेक करना होगा। जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे, अपने रिपोर्ट बनाएंगे। देखो अपनी इस तरह पर्ची पर क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि इस मसला किसकी वजह से हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है। ये रिपोर्टिंग के बाद उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा, अखबारों में देगा कि मलेरिया इस वजह से होता है, अपनी इस जगहों से दूर रहना है, इसकी दवाई ये। तो इस तरह किसी भी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उस पर ये 7 स्टेप अप्लाई करते हैं। आखिरी स्टेप क्या है, पब्लिश। तो इसको अगर आप 8वां स्टेप का नाम दो, कोई मसला नहीं है, मगर मेजर कितने स्टेप है, 7 स्टेप है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।